चलो अच्छा, कोई बात नहीं है। आवाज नहीं, अब देखिए स्टार्ट हो गया है मेरे भाई। आप लोग कहाँ तक पढ़े हो देख लो। इस समय हम लोग लैंगिक जनन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। और लैंगिक जनन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। लैंगिक जनन, अगर मैं बात करूं, देखिए हेडिंग क्या आ रहा है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर मेरे बच्चे, नर और मादा, मैंने बोला क्या चीज, नर प्लस क्या चीज, मादा। अगर दोनों युग्मक मिलते हैं, दोनों मिलकर अपने जैसी, है ना, नई संतान उत्पन्न करना, क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन, ये बात आप पहले से भी जान रहे हो। तो नर और मादा जब दोनों युग्मक मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं बेटा, नर और मादा दोनों युग्मक जब मिलते हैं तो हम कह सकते हैं उसको लैंगिक जनन। और ये मिल करके अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं। तो अगर नई संतान उत्पन्न करते हैं तो देखिए परिभाषा भी आ गया, जनन की वो विधि जिसमें किसी जाति के दो जीव, किसी जाति मतलब कि जाति का मतलब नर हुआ और मादा हुआ, लेकिन एक जाति का हो, जैसे आदमी वाला जाति हो, या ये नहीं है कि एक आदमी हो और एक भैंसा हो। एक बात कह रहे हैं, तो ये दो जातियां हो गई। तो भैंस और भैंसा हो गया है, गाय और सांड। यार क्या पढ़ रहे हो, है ना, एक जाति के। इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई, सब चल रहा है तो क्या हुआ। मेरे कहने का मकसद ये है कि अपने जाति का, जैसे एक स्त्री है एक पुरुष है, एक कुत्ता है एक कुतुइन है, मान लो। भाई कुतिया मानो चाहे कुतुई मानो, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि अपने ही जाति के, इसीलिए बोला जा रहा है कि जनन की वो विधि जिसमें किसी जाति के दो जीव, किसी जाति के मतलब एक ही जाति होना चाहिए, और उसके तब दो जीव भाग लेते हैं, कितने जीव, अब उसी जाति के, जैसे एक मादा होगा और एक नर होगा, और अगर भाग लेते हैं तो इनके द्वारा जब नया संतान उत्पन्न होता है, वो आनुवांशिक रूप से जनकों से क्या होता है, थोड़ा भिन्न होता है। आप देखते होंगे कि माता और पिता का एग्जैक्ट चेहरा तो आता नहीं है, उससे थोड़ा सा भिन्न होगा। और इस प्रकार के जनन को कौन सी विधि कहते हैं, लैंगिक जनन कहा जाएगा। अब देखिए लैंगिक जनन लगभग सभी जीवधारियों में होता है, जितने भी जीवधारी हैं, जीवधारी जिसके अंदर प्राण होता है, लगभग लगभग ज्यादातर जीवधारियों में कैसा जनन होता है। परंतु उच्च कोटि के पौधे और जंतुओं में जनन की एकमात्र प्राकृतिक विधि है। जैसे कि उच्च कोटि के मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधे जो होते हैं, जितने भी उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के पौधे हैं और जंतु हैं, बड़े बड़े जो भी जीव जंतु हैं, जैसे कि अमीबा छोटा जीव है तो उच्च कोटि नहीं उसको बोला जाएगा, समझ रहे हैं। पैरामीशियम उच्च कोटि नहीं बोला जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो जितने भी उच्च कोटि के पौधे हैं जंतु हैं, ये सभी कौन से जनन करते हैं बेटा, और ये प्राकृतिक विधि है, ठीक है। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा नर और मादा युग्मक बनाए जाते हैं। क्या बनते हैं, देखिए नर युग्मक अगर मैं बात करूं और मादा युग्मक की बात करूं, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे कि पौधों की अगर मैं बात करूं, पौधों में पुष्पी पौधे जो होते हैं, पुष्प फूल जिसमें फूल फल लगते हैं, ऐसे पौधों में अगर मैं बात करूं तो पहला मैंने बोला था कि भैया नर जनन अंग होगा, पहले से पढ़े हो, नर जनन अंग, और दूसरा है मादा जनन अंग। दो जनन अंग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भाई ये देखिए नर जनन अंग मैंने बताया था पुंकेसर है, और देखिए मादा जनन अंग जायांग भी कह सकते हो आप।
अब ध्यान से सुनिए, पुंकेसर के अंदर मेरे बच्चे, आप देखे होंगे फूल के अंदर ऐसे फूल होगा और ऐसे फैला होता है। कभी अड़हुल का फूल देखना, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फूल रहेंगे। और हमको फिगर बनाने नहीं आता है उतना बेहतर, तो आप ध्यान से सुनिए। ये जो फूला हुआ भाग है, कौन सा भाग है? इस फूले हुए भाग को हम क्या कहेंगे? और इसके अंदर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण है। अब पराग कण को ही ध्यान से सुनिए, नर युग्मक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? यानी कि ये नर युग्मक, और इसको क्या कहते हैं? फूले हुए भाग को पुंकेसर बोला जाता है। तो पुंकेसर के अंदर क्या होता है? परागकण। और परागकण को क्या कहते हैं? आगे वैसे हम पढ़ेंगे। तो ये नर युग्मक क्या हुआ? देखिए, परागकण हो गया। ऐसे ही मादा के अंदर, है ना, क्या होंगे? ये मादा जायांग यानी कि अंडाशय है ये। इस अंडाशय के अंदर यहां पर हम बात करेंगे, एक होती है, अभी आगे चल के बताएंगे, वर्तिका। और वर्तिका के अंदर होती है वर्तिकाग्र, है ना। तो परागकण कहाँ जाता है? यहां से उठ करके इस वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ठीक है। तो इस वर्तिकाग्र पे पहुंचना, आप देखो ये वर्तिकाग्र क्या है? ये मादा युग्मक है, मादा है कह लीजिए। और ये क्या है? नर युग्मक है। और ये दोनों मिलते हैं, तो देखिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, मिलते हैं, तो बनता क्या है? युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, कौन से युग्मक के? नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता, और युग्मनज धीरे 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 वही भ्रूण का निर्माण कर देता है। और वही भ्रूण से बच्चे के रूप में वो भ्रूण क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। तो अभी ये सब आगे प्रक्रिया हम पढ़ेंगे आगे चल करके, तो ध्यान दीजिए। इसका फोन आ रहा है जी। अच्छा, ये भी रखे हैं क्या यहाँ? चलिए कोई बात नहीं। पहली बात तो गर्मी से भीग जा रहे हैं हम लोग। अरे शांत रहे, ध्यान दो अब। अरे चलने दो, उसको एडिट कर लेंगे हम। इसको ये देखो उनको। अब देखिए जरा मेरे भाई, अब देखो इधर, नर और मादा युग्मक मिलेंगे तो क्या बनेंगे? युग्मनज बनेंगे। और यही विकसित होकर के, बताया ना, नए जीव को जन्म देते हैं। सभी जीवों को लैंगिक जनन से पहले वृद्धि की एक निश्चित अवस्था होती है। जैसे कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि कोई भी जीव पैदा हुआ और तुरंत एक नया बच्चा पैदा कर देगा, ऐसा नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो संख्या बहुत तेज बढ़ती, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है कि जितने भी जीवधारी हैं, सभी जीव लैंगिक जनन के लिए, लैंगिक माने अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित अवस्था तक आना पड़ता है। निश्चित अवस्था मतलब एक उम्र होगी, कि नहीं है कि पैदा होते ही वो जीव नया जीव बनाना शुरू कर देगा या उत्पन्न करना शुरू कर देगा। अब देखिए, जब ये जीव परिपक्व हो जाते हैं, तब यह लैंगिक जनन करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। परिपक्व माने, नहीं कहते हैं बाल्यावस्था है, ये युवावस्था है प्रौढ़ावस्था है। तो मेरे बच्चे बाल्यावस्था से युवावस्था की तरफ जब बढ़ते हैं, तो उसी अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? उसी अवस्था में इंसान क्या करता है? लैंगिक जनन कर सकता है। कि नहीं है कि बाल्यावस्था में लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। अब देखिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम पहले पढ़ेंगे, जो कि अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, अब देखेंगे हम लोग। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन उसका पुष्प होता है, पहले ही बताए हैं। कौन सी चीज होता है मेरे भाई? पुष्प। जितने भी
पेड़ है और जिसके अंदर पुष्प होगा, फूल होगा, वो सभी क्या करेंगे? लैंगिक जनन करते हैं। पुष्प में क्या होता है? मैंने अभी बताया, पराग और अंडे होते हैं। ठीक है। और ये जो पराग कण है, पराग कण और क्या है, अंडों का उत्पादन कहाँ होता है भैया? देखिए, नर में पराग कण तथा निषेचन की क्रिया एवं बीज और फल आदि कार्य संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं, सब पढ़ेंगे हम आगे चल के। बस इससे इतना जानना है, देखो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, उस लैंगिक जनन में देखो पुष्प के अंदर पराग कोष होता है और पराग कोष के अंदर परागकण होता है। अभी कहाँ होता है, कौन होता है, वो सभी समझेंगे हम लोग आगे चल के। ये सभी निषेचन होगा, बीज बनेंगे, फल फूल लगेंगे। तो जितने भी देखो, जितने भी पौधे हैं, खास करके कोई भी पौधा हो जिसके अंदर फूल फल बीज लगते हो, सिंपल सी बात, वो सभी कौन से जनन करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। अगर आप कह दो कि भैया फूल फल बीज नहीं है, तो ये मान के चलो ऐसे पौधों में लैंगिक जनन नहीं होता है। तो लैंगिक जनन के लिए क्या चीज मस्ट है? फूल फल और, अगर ये फूल फल बीज नहीं होगा तो लैंगिक जनन नहीं होगा। समझ में आया? यही बात इसके मेन है। आगे देखते हैं, अगला स्लाइड कह रहा है, देखिए पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, ठीक है, जनन है, ये जल लिखा गया है। लैंगिक जनन जल तथा स्थल दोनों पर संभव है। कहां होगा? जल में भी होना शुरू हो जाएगा और स्थल मतलब जमीन पर, दोनों जगह क्या होता है? लैंगिक जनन जीव करते हैं। अब देखिए, जिस पुष्प में नर और मादा जनन भाग एक साथ उपस्थित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ उपस्थित हो जाएंगे, वैसे पुष्प को द्विलिंगी पौधा कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, नर और मादा दोनों एक साथ उपस्थित हो, ऐसे पौधे को क्या बोला जाता है? द्विलिंगी या उभयलिंगाश्रयी पौधा कहा जाएगा। जैसे मक्का है, कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि द्विलिंगी पौधे का नाम बताओ, तो मक्का है, रेड़ी आता नहीं है, छोटा छोटा देखे होंगे गाँव में, गुड़हल, नारियल, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब समझ रहे हो ना? उस पौधे के अंदर नर भी और दोनों एक साथ पाए जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जब नर और मादा जनन भाग अलग अलग हो, जब क्या हो, नर और मादा दोनों क्या हो, अलग हो, ऐसे पुष्प या ऐसे पौधों में उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? एक लिंगी पौधा कहते हैं। मतलब जिसमें नर और मादा दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाएंगे, उसको एक लिंगी पौधा बोला जाएगा। जैसे खजूर है, सहतूत है, ठीक है ना, और पपीता है। क्वेश्चन आता है कि एक लिंगी पौधे का नाम बताइए, तो पपीता, सहतूत और खजूर। द्विलिंगी पौधे का नाम रेड़ी, गुड़हल, नारियल और मक्का, ये द्विलिंगी पौधा है। द्विलिंगी पौधे मतलब समझ रहे हो ना? जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं, जिसमें दोनों अलग अलग पाए जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, क्लियर हो गया ये। आगे देखिए, अब पुष्प की संरचना हम पढ़ेंगे कि भैया पुष्प की संरचना क्या है, उसमें नर और मादा कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, सब देखेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला है पुष्प में, जब कभी फूल आप देखे होंगे तो सबसे पहला हेडिंग होता है बाह दल पुंज, फिर आता है दल पुंज, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उमंग, फिर क्या आता है? जायांग। अब देखिए बाह दल पुंज क्या होता है, एक एक को चित्रनुमा समझेंगे हम। फिगर कहीं बना होगा, देखिए। अब इस फिगर के अंदर अगर हम देखें, फूल कुछ इसी तरह होता है। ए, क्या कर रही है? बदमाशी नहीं, इधर। अब फूल आप देख रहे होगे, ये फूल है। अब फूल के अंदर आप देख रहे होंगे, आप ये लाल लाल भाग है, लाल लाल भाग। तो कभी अनुभव आपने किया कि ये लाल क्यों होता है, रंगीन क्यों होता है? कभी अनुभव किया? मेरे भाई, प्रकृति ऐसा बनाई है, ये रंगीन इसी वजह से होता है कि ये कीटों को, भंवरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके।
क्या कर सके। अब आपके दिमाग में होगा कि सर कीट और भंवरों को ये क्यों आकर्षित करना चाहता है। ओए, ध्यान से समझो, कीट और भंवरों को क्यों अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि लैंगिक जनन हो सके। क्या हो सके। अब कहोगे सर जी लैंगिक जनन में उस कीट का क्या रोल है, तो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों स्त्री केसर क्या होता है, पहले फिगर समझ लो, ध्यान से देखना है एक एक बात को ईमानदारी से। ये देखो, इस फिगर के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये देखो, ये वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये देखो, ये एकदम बीचों बीच दिखा ये। अब देखो इस पूरे को यहां से, सुनो ध्यान से, कहां से कहां, यहां से लेकर के और यहां से लेकर के, इस पूरे का नाम है स्त्री केसर। क्या नाम है। स्त्री केसर। मतलब अगर आज से कोई पूछे स्त्री केसर कहां से कहां तक है, तो देखो अंडाशय है ये, जिसको बीजांड, यहां देखो ये बीजांड है, तो बीजांड, अंडाशय, देखो ये वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये सभी किसके भाग होते हैं, स्त्री केसर के। तो स्त्री केसर अगर आज से कोई पूछे क्या है, तो स्त्री केसर के अंदर सोचो बीजांड, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र आते हैं, चार चीजें। वर्तिकाग्र देखो एकदम ऊपर वाला ये जो भाग है ये वाला, और ये नली बीच की, इसको वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका के नीचे वाला भाग ये अंडाशय है, और अंडाशय से नीचे बीजांड होता है, और ये सभी मिल करके स्त्री केसर बनाते हैं। और स्त्री केसर को मादा जनन अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्त्री केसर को, बात समझ में आई कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मादा जनन अंग कहां से कहां तक फैला है, तो बीजांड, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये चारों मिल करके, देखो ये वाला भाग यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम कहते हैं स्त्री केसर। फाइनल। अब सोचो स्त्री केसर के बाद मेरे बच्चे देखो, ये यहां पर ऐसे, ये देखो एक लाइन काली वाली फैली हुई है, और यहां देखो एक उभरा हुआ ऐसे छोटा सा भाग है कि नहीं है। तो देखो इसको, यानी कि यहां से लेकर हम कह सकते हैं, ये यहां से लेकर और ये उभरा हुआ भाग यहां तक को हम मिला के क्या कहते हैं, देखो पुंकेसर कहा जाता है। क्या बोला जाता है। अब देखो बेटा, पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर के अंदर दो लोग होते हैं। ये जो नली होती है, ये जो नली होती है, ये जो नली होती है, बात समझिएगा, ये जो नली है, इस नली को पुतंतु कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ये नली, ये जो बनी हुई है, ये नली को क्या बोला जाएगा। और ध्यान से सुनो, ये फूला हुआ जो भाग है, अगला फूला भाग इसका, ये, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसको। अब सोचो इसी परागकोश के अंदर, इस इस फूले हुए भाग के अंदर है चिपचिपा, कभी इसको ऐसे दबाना, फूल को उठा के ऐसे क्या करना, दबाना ऐसे, तो देखोगे चिप 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 गाढ़ा पदार्थ दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो। और ये जो गाढ़ा पदार्थ, ऐसे चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, वही जो लिक्विड होगा, ये देखो ये ऐसी डाट डाट होती है। बात समझना एक एक बात को, ये जो डॉटेड होती है ना, उसी को कहते हैं परागकण। क्या बोला जाता है इसको, पराग कण बोला जाता है। अब ध्यान से समझना, और इसी पराग कण को, इसी पराग कण को हम कहते हैं नर युग्मक। क्या बोला जाता है, नर युग्मक। अब ध्यान से समझना, नर युग्मक होता है ये पराग कण, क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो अब हम अगर बात करें मेरे बच्चे, तो ये पराग कण के अंदर नर युग्मक है। अब सोचो आप ध्यान से देखिएगा, ये पुष्प रंगीन क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक देखिए। रंगीन इस वजह से होता है, जब ये खूबसूरत होगा तो भंवरे बहुत तेज मंडराएंगे, पंखी, कीट, पतंगे
उस आकर्षण को देखने के लिए और सूंघने के लिए जाती है। इसीलिए नेचर ने मतलब प्रकृति, भगवान ने इसको खूबसूरत बनाया है ये वाली। अब ये खूबसूरत है तो जाएगा तो क्या करेगा? ये जाता है जब तो कहीं, अब देखो कीट पतंगे अगर जाएंगे और जाके इस पे बैठ गए, मान लो बैठे किस पे, ध्यान से समझना, किस पे बैठे हैं? परागकोश पे। अब परागकोश के अंदर क्या था? परागकण क्या था? अब वो परागकण उसके पैर में जाके लग जाता है। कहाँ लग जाता है? किसके? कीट के। कीट के कीट के पैर में जाके लग गया। अब क्या होगा? ध्यान से सुन लो। अब वो कीट उड़ रहा था, उड़ते हुए यहां बैठ गया, मान लो जाके। कहां बैठ गया? बात समझो, वर्तिकाग्र पर। अब उड़ रहा है तो उसको उड़ने की आजादी है। अब उसके पैर में क्या लगा है? परागकण। अब परागकण उसके पैर में चिपक गया है। अब वो जाके फिर कहां बैठ गया? अब वर्तिकाग्र पे जैसे बैठा बेटा, यहां ये छोड़ दिया क्या चीज जानते हो? ये परागकण छोड़ दिया इसके अंदर। वो जो उसके पैर में लगा था, वो चीज जाके क्या हुआ? छूट गया। कहां पर छूटा बोलो? अब सोचो इसी प्रक्रिया को देखो। अब परागकण कहां से आया है? परागकोश के अंदर से। और परागकण क्या है? नर युग्मक की मादा युग्मक? नर युग्मक। अब नर युग्मक कहां चला गया? देखो ये कौन है? मादा युग्मक है ना, यानी कि कह लो स्त्री केसर है। स्त्री केसर के कहां पहुंच गया? वर्तिकाग्र पर। पहुंचने की क्रिया, बात समझिए, कहां पर पहुंचने की? वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण। फिर से ध्यान से समझिएगा। तो नर युग्मक मिला, मादा युग्मक मिल गया। अरे मिला कि नहीं मिला? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने को, अब सोचो मिलने को, हम अब मिलेंगे जब नर युग्मक और मादा युग्मक, तो युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? और ये जो युग्मनज है आगे चल करके विकसित होकर के धीरे धीरे, बात समझे, क्या बना देगा? एक नए जीव का निर्माण कर देता है, जिससे फल फूल भी जा जाएंगे। अब आप जानते हो, अभी आगे चल के पढ़ेंगे तो अभी देखो एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। अब आज से कोई पूछे भैया रंगीन क्यों होते हैं? हाँ, क्यों आकर्षित करते हैं भैया? क्योंकि आप देख रहे हो कि परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाना है तो अपने से जाएगा नहीं वो, अपने से। इसलिए भगवान ने क्या किया? व्यवस्था बना दी। कीटों को, भौरों को, पतंगों को कहा कि भैया तुम इस आकर्षण पे मुग्ध हो जाओ। समझ रहे हो? तो अभी कभी आप अनुभव नहीं किए होंगे शायद, एक हिंदी में एक कविता विता है शायद आपके, कि भौरा एक दिन जा करके कहां बैठ जाता है? पंखुड़ी में। अब पंखुड़ी क्यों बंद हो जाती है? अब सोचो, ये मोहब्बत है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये भौरे का मोहब्बत है किसके प्रति? फूल के प्रति। और जाता है वो उस खुशबू, उस आकर्षण से प्रेम कर बैठता है, और पंखुड़ी बंद हो जाती है। फिर अगले दिन वो छूटता है, फिर पंखुड़ी खुलती है जब, तब जब छूटता है तो फिर मगन होकर के निकल आता है। मर कैसे जाएगा? अरे हाथी आएगी उखाड़ पुखाड़ देगी तो वो अलग मसला है। अब बच गया तो चलिए, मसला वो नहीं है। फैक्ट की दुनिया में छोड़ दीजिए, वो सब फैक्ट नहीं है। मैटर पे आइए अब। ओए, नजरें इधर हो। अब ये रंगीन होने के पीछे का रीजन समझ में आया? अब ध्यान से सुनो। अब हम सबसे पहले देखो, पुष्प के अंदर की जो संरचना होती है वो चार मेन मेन भाग होते हैं। आप जानते हो बादल पुंज? बादल पुंज कौन है जानते हो बेटा? ये जो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली पंखुड़ी है जो रंगीन, देखो कैसी है, हरी हरी। ये किस कलर की है? देखो हरी है, ठीक है। इस हरी वाली भाग को हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई? बादल पुंज। और दल पुंज क्या होता है? ये सारी चीजें जो होती है, ये रंगीन वाली भाग अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। अब देखिए बादल पुंज क्या होता है। पुष्प के आधारी भाग में बाहर की ओर हरे रंग, कौन से कलर का? हरे रंग के
अनेक बादल होते हैं, इन बादल के समूह को बादल पुंज कहते हैं। हरे हरे बहुत सारे पत्ते होते हैं फूल के अंदर, सबसे बाहर, ठीक, उसी को क्या कहेंगे, बादल पुंज कहा जाता है। अब बादल पुंज का मुख्य कार्य क्या है, पुष्प की सुरक्षा प्रदान करना। अरे भैया फूल उसके अंदर ऐसे, हरा वाला पहले सबसे ऊपर वही दिखता है, और उसके अंदर पुष्प जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, और उसके बाद क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे। ये अगला देखिए हेडिंग क्या है, दलपुंज। दलपुंज क्या होता है आपको पहले से ही पता होना चाहिए। पुष्प में बादल पुंज के ऊपर अनेक रंगीन पत्रक होते हैं, बताया ना, रंगीन रंगीन होंगे, क्यों होंगे उसके पीछे का लॉजिक भी बता दिए। रंगीन पत्रक पाए जाते हैं, ऐसे प्रत्येक रचना को क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। इसकी प्रत्येक रचना जो होगी वो क्या कहलाएगी, और इन पंखुड़ियों के समूह को, पूरे रंगीन पत्तों के समूह को क्या कहा जाएगा, दल पुंज बोला जाता है। समझ में आ गया। अब ये इनका कार्य क्या है कोई पूछ ले, तो देखो इधर दल पुंज का मुख्य कार्य पर परागण के लिए कीटों पक्षियों को आकर्षित करना होता है। ये खींचते हैं अपनी तरफ, भैया आओ तुम, हम रंगीन है, खुशबूदार है, महक रहे हैं, है ना। तो उस महक को लेने के लिए, उस रस का पान करने के लिए भौरा, मधुमक्खी, देखते होंगे फूलों के रस से मधुमक्खी मधु बनाती है, छत्ते, कितना मीठ होता है, वो मोहब्बत का बना, मधुमक्खी ने बनाया है छत्ता, और जो आप रस पान कर लेते हो लास्ट में, समझ रहे हो। तो ध्यान दो, दल पुंज का मुख्य कार्य सुनो, पर परागण के लिए कीटों और पक्षियों को आकर्षित करना। ये आकर्षित करती है, रंगीन इसीलिए होती है। अब लास्ट में आता है पुमंग। पुमंग को जानते हो ना, नर जनन अंग भी कहा जाता है। देख लो, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प के नर जनन भाग को पुमंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अनेक पुंकेसरों से मिलकर पुमंग बनता है। बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, देखो किसी भी फूल के अंदर बहुत सारे ऐसे, देखो इधर डंठल खड़े थे, बताए थे, उधर थे, कई होते हैं, और बहुत सारे अनेक पुंकेसरों से मिलकर किस चीज का निर्माण होता है, तो सारे पुंकेसरों को क्या कहा जाता है, एक साथ लेकर के पुमंग बोला जाता है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, बताए थे ना, फूले हुए भाग को। और इसका अगला फूला भाग क्या कहलाएगा, परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक। और नर युग्मक का नाम क्या है, पहले से पढ़ा दिए, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, देखिए यही है। ऐसा कभी देखे हैं फूल के अंदर डंठल और बीच में, देखो अगर इसके अंदर काटोगे तो पॉलीग्रेन बोलते हैं, इसी को कहते हैं परागकण। देखो इसे छोटा छोटा याद, समझ रहे हो ना, चिपचिपा लिक्विड होता है, उसी को क्या बोला जाएगा, परागकण बोला जाता है। परागकण क्या है, नर युग्मक होता है। समझ गए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे नीचे वाला फूला भाग होगा, जहां से देखो पुंकेसर जहां से निकले थे, उसके नीचे एक फूला सा भाग था, आप देखे वो फिगर के अंदर, उसी नीचे फूले हुए भाग को क्या बोला जाएगा, अंडाशय बोला जाता है। देखिए स्त्री केसर अब पढ़ेंगे, तो स्त्री केसर में मैंने समझा दिया है आपको। देखिए इधर स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। इसके अंदर मैंने बताया था वर्तिकाग्र से लेकर के और बीजांड तक। तो बीजांड देखो, इसमें मेन तीन ही भाग होते हैं। एक तो है वर्तिकाग्र जो ऊपर वाला है सबसे, दूसरा है वर्तिका, और तीसरा है अंडाशय के अंदर बताए ही थे फूला हुआ भाग। देखिए इसमें सबसे नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है वही अंडाशय होता है। अंडाशय के ऊपर जुड़ी हुई एक पतली नली होती है, बताया ना, पतली सी, उसे क्या कहेंगे, वर्तिका। और उसके आगे की एक घुंडी होती है मोटी सी, उसी घुंडी को क्या कहेंगे। तो ये सब समझ में आ गया होगा, आपको पढ़ा दिया गया है। आगे देखिए परागकण क्या होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए। नर युग्मक के अंदर ही को, नर युग्मक को ही क्या कहेंगे, तो परागकण क्या है, देख लो पौधों में जो परागण है, परागण ये है पॉलिनेशन। परागण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, परागण क्या है ध्यान से समझिए। परागण है ये, परागकण नहीं है। देखो परागकण और परागण में अंतर होता है, बात समझिएगा क्या मैं बोला, परागण और परागकण में अंतर है।
सुनो, जब कीट बैठा था कहां पर, परागकोश पर। अब परागकोश के अंदर क्या था, परागकण, उसके पैर में लगा और वो कहां लेके चला गया, वर्तिकाग्र पर बैठ गया, वहां छोड़ दिया वो। इसी घटना को परागण कहते हैं। क्या घटना है बताओ, कीट के पैर में लगा क्या, परागकण। अब परागकण कहां जाके बैठा, अवर्तिकाग्र पे बैठ गया। तो ये घटना जो हुई, ये क्या कहलाएगी, परागण कहलाती है। तो देखो लिखा है, पौधों में जो परागकण होते हैं, परागकण को क्या कहेंगे, नर भाग। और ये कहाँ होता है, परागकश के अंदर से मादा भाग, मादा भाग मतलब वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यहां से उठ के वहां चला जाना। किसके माध्यम से गए, कीट पक्षियों के माध्यम से गए। इसी को क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। कोई पूछ ले परागण क्या होता है, तो आप बोलना कि कहां पर, पराग कोश के अंदर से परागकण का उठकर निकलकर कहां पर जाना, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। समझ में आ गया परागण। अब देखो परागण अगर समझ में आ गया, तो देखो परागण के उपरांत, परागण के बाद निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है और प्रजनन का कार्य आगे बढ़ता है। मतलब जीव अपनी जैसी नई संतान जो है धीरे धीरे वो विकसित होती है। ठीक है, तो अगर आप कोई पूछे परागण के बाद ही क्या होता है, निषेचन की क्रिया होगी और उसके बाद प्रजनन होगा। ठीक है, परागकण के प्रकार अब आएंगे, परागण के पराग, परागण है या परागकण लिखा गया है ना, परागण नहीं है। ये देखो यहां क्या लिखा गया है, परागकण लिखा गया है। तो ये है शब्द असली, लिख दे रहे हैं, परागण के प्रकार। समझ में आया। तो परागण कितने प्रकार का होता है मेरे बच्चे, हेलो बोलो, हाँ हेलो जी, अभी व्यस्त हैं सर, ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये देखो कीट आ गया। अब सोचो पॉलिनेशन क्या होता है, परागण। परागण में देखो इधर है, ये देखो पॉलीग्रेन था, पॉलीग्रेन मीन्स होता है परागकण। क्या है, अब देखो ये कीट बैठी थी जाके वहां परागकण पे, वहां उसके पैर में लग गया, देखो ये लगा हुआ है। ठीक, और यहां से उठ के देखो खटखट खटखट जाके देखो ये फूल पे नहीं बैठी, दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे बैठ गई। समझ गई। तो अब देखो एक तो दूसरे के बैठ गई और एक चाहती तो इसी से इसी पे बैठ गई होती। बात समझिए, दो व्यवस्था है। क्या मैंने बोला, एक चाहा होता यहां से इस पे बैठ गया होता, या कोई दूसरा पक्षी है ऐसे। ठीक, उसने क्या किया, इससे निकल के वो यहां बैठा और ये इससे निकल के यहां बैठा। दोनों में अंतर देखो। अब परागण मैंने कितने बोले, पहला कौन सा है, एक स्वपरागण है और एक पर परागण है। एक क्या है, और एक, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका मतलब है, ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। अब देखिए, ये सारा फिगर आपने पहले से समझा है। स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। देखिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, मैंने कहा दो पक्षियां हैं, एक उसी पर बैठ रही है, जहां से निकली है उसी वाले वर्तिकाग्र पे बैठ रही है, और एक क्या हो रही है, उसी से निकल के दूसरे वाले फूल के वर्तिकाग्र पे बैठ रही है। तो जब उसी वाले पे बैठेगी, अपने वाले पर ही, जहां से निकली है, माने जहां से मतलब कहां से, परागकोश से, और परागकोश कहाँ है, उसी फूल में है, उसी फूल के उसी वर्तिकाग्र पे अगर बैठ गई, देखो वही कह रहा है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया। अब देखो जब वही उठ के दूसरे, देखो स्वपरागण फसलों के उदाहरण भी कुछ है। गेहूं, गेहूं में स्वपरागण होता है। दूसरा जौ, जौ है, जई कौन दूसरा है क्या, देख लेना भाई, बहुत सारे पौधे होते होते हैं। चावल, ठीक है। इसके बाद
झूठ। इसके बाद देखो पर परागण क्या होता है, अभी बताए हैं। तो पर परागण के लिए देखो, जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पौधा, मान लो एक पौधा था, ये दूसरा पौधा था, अभी पौधा का यहां से उठ करके दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पे चला गया, कौन सा चीज, परागकण, तो उसको क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। वही लिखा हुआ है, देखो पढ़ दे रहे हैं। जब किसी पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो परागण दूसरे पौधों के परागकणों से होता हो तो ऐसे पर परागण को क्या कहेंगे, पर परागण बोला जाएगा। नहीं समझी क्या, उसी पौधे के नहीं, दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो क्या कहलाएगा। हाँ, पर परागण में पराग कणों को एक दूसरे पुष्प के ऊपर कीट, वायु, जल आदि के द्वारा ले जाया जा सकता, कौन पहुंचाएगा ये सब। हाँ देखो, देख पा रहे हो, ये पहले पेड़ का फूल है, ये दूसरे पेड़ का फूल है, और यहां से उठ करके भैया ये परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच जा रहा है, तो ये क्या है, पर परागण है। ठीक, अगर इसी पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पे चला गया होता तो क्या होता, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे देखिए, ये सारा चीज कहानी का वृत्तांत है। बीज का निर्माण अब कैसे होगा, ये परागण वरागण जब हो जाता है ना, तो बीज बनते हैं। आपने देखा होगा आम का फल लग जाता है, फल लगेंगे, फल के अंदर बीज लगेगा। अब बीज आप खाते नहीं हो, लेकिन फल का कोई गुद्दा होता है, उसे क्या खा लेते हो कि नहीं खा लेते हो, तो खाते किसको हो वो देखो अब, यानी कि सीधे सीधे जो अंडाशय था ये, नहीं गिरेंगे, शांत रहो। अंडाशय है कि नहीं है, इसी अंडाशय की गुद्दा उद्दा खा डालते हो। अब तुम लोगों को क्या लगता है हम फल खा रहे हैं, हैं? बड़ी गर्मी हो गई है।